आपने फैज साहब, चूंकि आपने स्टॉक पाइल्स की बात की, इन्वेंट्री की बात की, मंसूर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान के हवाले से जाहिर बात है इस वक्त एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। ईरान के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ स्टॉक रिपोर्ट्स जो हैं वो आती हैं कि जनाब इतने हज़ार ड्रोन्स हैं, इतने हज़ार मिसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई वाज़ेह तौर पे इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके पास क्या कोई ऐसी खबरें हैं कि वाकई ईरान के पास क्या इस मामले को, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले फैज साहब पर फरमा रहे थे कि ईरान का काम सिर्फ सर्वाइव करना है, तो ये सर्वाइवल जो है वो किस हद तक उसको इंश्योर कर सकता है? क्या इतना स्टॉक पाइल उसके पास मौजूद है ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, कि वो इस जंग को जो है वो तवील अरसे तक सस्टेन कर सके? जी, जो शहीद रहबर हैं उन्होंने अपने शहादत से पहले ही, ज़ाहिर है उन्हें एक जीरक शख्सियत थे, उन्हें एक पूरा मंजरनामा नज़र आ रहा था और जिस अंदाज से जंगी तैयारियां थी, तो उन्होंने एक पॉलिसी इवॉल्व की थी कि जिसके तहत एक टर्म इजाद हुई थी कि मोज़ैक डिवीज़न। उन्होंने जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इवन रिलीजियस जो उनका एक पेराफ्री है, उसको उन्होंने प्रोविंस लेवल पे, इवन उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया और एक इंडिपेंडेंट कमांड स्ट्रक्चर जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया। और इसी तरीके से जो स्टॉक्स की तकसीम भी उसी नौइयत की कर दी। तो इस लिहाज से इस वक्त ईरान के अंदर अमलन आपको उस अंदाज के गवर्नमेंट सेटअप नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाहमी राब्ते उस अंदाज से मफकूद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही कंसर्टेड किस्म की एफर्ट जो है रिप्लाई के हवाले से भी, यानी जो इसराइल को जवाब दिया जा रहा है वो भी है, और उसके साथ साथ उनकी जो सियासी बयानबाजी है वो भी साथ साथ जारी है। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो मोज़ैक डिवीजन पॉलिसी थी, वो मेरा ख्याल एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके नतीजे में ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है कि ईरान जो है, ये जो सर्वाइवल का गेम जिसकी तरफ फैसला ने इशारा किया, उसको मेरा ख्याल है कुछ लंबे अरसे तक कैरी कर लेगा, पुल कर लेगा। और यही उनका इस वक्त सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक नए रहबर का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक, मैं समझता हूँ इसी वजह से आपने नोट किया कि जैसे ही इंतकाल शहादत की कंफर्मेशन हुई तो उसके फौरन बाद जो पहला सरकारी ऐलान देखने को मिला, उसमें जो सोग का पीरियड था वो उन्होंने बड़ा लंबा रखा, 40 रोज़ा सोग और 7 दिन की बाकायदा, जैसे कहना चाहिए, तातीलात का ऐलान किया। मकसद यही था कि लोग उस अंदाज से, अगर उनका कोई मसाइल हैं, वो बाहर निकलना भी चाहते हैं, वो ना निकले। और वैसे भी ये जो सोग का ये जो पीरियड है, इस दौरान इस नौइयत की कोई एक्टिविटी करना ईरान का जो माशरा है उसमें वैसे ही बड़ी मायूब चीज़ समझी जाती है ठीक। कि इस सदमे के दौर में आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है, चाहे वो रिजीम चेंज को सपोर्ट कर रहा हो या अदरवाइज, तो ये बड़ा एक लिहाज से प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं। अब उसके साथ जो अबूरी काउंसिल तश्कील देगी वो अपनी जगह एक इस सर्वाइवल गेम में ईरान का जो अज़्म है उसको जाहिर करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे खुद अमेरिका को भी बड़ा यानी तकलीफ है और इसराइल को भी बहुत तकलीफ है कि हम जिनको मारने आए थे वो तो एक नई शख्सियात और नई क़यादत जो है वो उभर रही है। तो ऐसी सूरत में यकीनन इस वक्त जो स्टॉक पाइल्स का एक उसका कोई एग्जैक्ट स्टॉक टेकिंग तो किसी के पास नहीं है। उसमें यही इस वक्त जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि खासतौर पे अब तक जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं ईरान ने, वो उसमें उन्होंने अभी अपना सुपरसोनिक स्टॉक नहीं छेड़ा है। और जिस वक्त उसको वो हाथ लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है जंग का पलड़ा या इस जंग की हिद्दत सही मानों में तल अवीव या वाशिंगटन में महसूस की जाएगी। और फिर मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ जो एक बर्फ जमी हुई है, जो अमेरिका में तो शायद आजकल वैसे ही बहुत जमी हुई है, तो वो उनके दिमागों पे जो जमी बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी और उन्हें फिर आटे दाल का भाव मालूम होगा। और ख़ासतौर पे जो गंभीर मंजरनामा फैज साहब ने उसके सियासी एकलन ऑफ पावर के हवाले से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक है। ठीक। जल्द ही अगर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो इस नेतन्याहू एंड कंपनी से अपना हाथ छुड़ाएंगे और कम से कम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी साजी जो है अमेरिका के हवाले से करके दिखाएंगे। फैज साहब, अभी रिजीम चेंज के हवाले से बात हो रही थी और ऑब्वियसली आयतुल्ला खamenei की शहादत के बाद यही डिस्कशन हो रही थी कि अमेरिका शायद सबसे पहला जो टारगेट है वो ये चाहता है कि रिजीम चेंज की जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस जंग के शुरू होने से पिछले 2-3 हफ्तों की अगर आप मीडिया की खबरें देखें तो उसके अंदर यही डिस्कशंस बार बार डोनाल्ड ट्रंप से की जाती थी कि कौन इक़्तिदार संभालेगा, आपकी नज़र में कौन कैंडिडेट है, किस शख्स को जो है आप पसंद करेंगे कि वो आके इक़्तिदार वहाँ पे संभाले। तो वो नाम किसी का नहीं लेते थे, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड। लगता यही था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहला टारगेट है वो यही है कि ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज आए और कोई ऐसी अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आए जो उनके साथ जो है बातचीत कर सके।
लेकिन कल मैं मार्को रूबियो की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया रिजीम चेंज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको बंद करें। रिजीम चेंज के बारे में एक्चुअली उन्होंने उसे डाउन प्ले करने की कोशिश की। क्या बेसिकली ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है जो अमेरिका अब समझता है कि हमसे मिस हो गया है, इट इज़ नॉट अचीवेबल एनी मोर, क्योंकि ना अवाम सड़कों पर निकले, ना कोई दूसरी क़यादत जो है फिलहाल सामने आई? आपको ये लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मंसूर। अगर आप देखिए पहले दिन उन्होंने जो अपनी 8 मिनट और 12 सेकंड की जो वीडियो जारी की थी ट्रंप साहब ने, जब ये अटैक्स शुरू हुए, तो सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त हदफ हमारा यही है कि रिजीम को चेंज किया जाए। और उन्होंने कहा आवाम से डायरेक्ट कि अब आपकी हुकूमत है, आप इसको टेक ओवर करें, आप बाहर निकलें और संभाल लें, अपना मुल्क वापस ले लें। तो डायरेक्ट अपील की थी और यही उनका गोल था। और देखिए इनके लिए सबसे जो आइडियल सिचुएशन थी और जो कि कहा जा रहा था कि वो एक माचिस लगा दें, वहाँ आग लग जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे और ये जो एक मजहबी हुकूमत है इनको भागने पे मजबूर किया जाएगा और उसकी वजह से फिर इनके पास कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो बहुत ही डोसाइल किस्म की लीडरशिप होगी जो इनसे मामला करेगी। और एक प्रो इज़राइल और एक अमेरिका नवाज हुकूमत के एक ख्वाब देखे जा रहे थे। लेकिन आप भी देखिए इस वक्त अभी जो एक बहुत अहम शख्सियत है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, एरिक प्रिंस, जो कि ब्लैक वाटर जैसी मलेशिया के बानी है। तो वो कई चैनल्स पर इस वक्त आके तबसरे दे रहे हैं और ख़ुद वो इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हालांकि ही इज़ ए वेरी लाइक कंजर्वेटिव और यही प्रो रिपब्लिकन और प्रो इज़राइल आदमी है। उसने ख़ुद अब ये कहा है कि अब ट्रंप के पास ऑप्शन ये है कि चूँकि उन्होंने एक वहाँ की जो आला तरीन क़यादत है उसको रिमूव कर दिया है, तो बस अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और वापस आ जाएं। अगर मैं उनकी जगह होता बकौल उनके, तो इस वक्त फौरी तौर पर जंग बंद करने की तरफ आगे बढ़ता। तो अब ये जो ख्याल है ये बहुत ज़्यादा एक जगह बना रहा है अपनी यहाँ की एक पॉलिटिकल स्क्वायर में कि अब आगे क्या हो। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि असल में कोई एक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। अब खुद ये लोग ये समझ रहे हैं, आपको हैरत होगी जो इसमें गैंग ऑफ 8 कुछ सेनेटर्स हैं जो जिनको के बाकायदा, जो आपने अभी मार्को रूबियो की जिस बातचीत का जिक्र किया, वो गैंग ऑफ 8 को ब्रीफ करने के बाद निकले थे कांग्रेस से। उस गैंग ऑफ 8 में कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन। तो उसमें से जो वर्जीनिया के सेनेटर हैं मार्क वार्नर, इंतहाई अहम सेनेटर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ईरान से कतन कोई ख़तरा नहीं था। अगर ख़तरा था, और खुले अल्फाज में सेनेट की बिल्डिंग में खड़े रह के ये कहा, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज मैंने सुने हैं एक सेनेटर से। उन्होंने कहा कि अगर ख़तरा था तो इज़राइल को था, और अगर हमने इज़राइल के लिए इस जंग में कूदे हैं तो फिर दीज आर अनचार्टेड वाटर्स। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाज़े तौर पर अब यहाँ के खुद इस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को ट्रंप की इस पॉलिसी से और इन गोल्स से डिसोशिएट करने का फैसला कर लिया है। और आप आइंदा आने वालों दिनों में देखेंगे कि खुद आवाज़ें, जैसे CNN पे बाकायदा ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, फॉक्स पर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि आखिर हमारे लोग अपने क्यों अब देखिए इस वक्त तो 6 लोगों का तो माना है कि मारे गए हैं, 6 फौजी, लेकिन सही तादाद अभी किसी को मालूम नहीं है। खुद यहाँ पर कहा जा रहा है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा फौजियों की है, और इसलिए छुपाया जा रहा है कि ज़ाहिर है फिर यहाँ एक बहुत बड़ा उसका रिएक्शन होगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए इस वक्त जो अगर ईरान और ख़ुद जो हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उन सबको ये, और ख़ुद हमारे लिए, कि असल चीज़ ये है कि आप जो डिस्टेंट पावर्स हैं उन पर डिपेंड करके अपनी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। आपको अपने नेबरहुड ही में एक दूसरे से बात करना है, वहीं आपकी सिक्योरिटी के का सोर्स है, ज़राए हैं जहाँ से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गल्फ़ स्टेट ने इसको एक तरह से एक अब समझा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त इस वक्त जो है मैं समझता हूँ इट्स अ लिटिल टू लेट कि ये रियलाइजेशन हो कि अब हमको अमेरिका और इज़राइल पर रिलाई करने के बजाय खुद अपने ज़राए पर। आपने फैज़ साहब नेबर्स की आपने बात की, तो मंसूर साहब आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से एक पॉलिसी बयान दिया है विज़ ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से कि पाकिस्तान की इसके हवाले से पोजीशन क्या है। अब चूँकि नेबर्स की बात हो रही है, अभी तक पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आजकल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत करीब है और साथ ही साथ ईरान की जो क़यादत है उनके भी बहुत करीब समझा जाता है। आपके ख्याल में अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी अपनी पोजीशंस ली हैं
क्या वही दुरुस्त सिम थी कि दोनों साइड्स के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खोल के रखे हैं? जी यकीनन बड़ी बैलेंस पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो एक मिसरे में पाकिस्तान की पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो वो यही है कि पाकिस्तान के लिए काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, एक मगरबी हमसाया है जिसके साथ एक बड़ी तारीख है, और इसी तरीके से एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हम डिफेंस पैक्ट में हैं और उनकी बहुत सारी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है हमने अपने कांधों पे ले रखी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि किस तरीके से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस और ख़ासतौर पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में काम कर रहा है, उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली प्ले किया है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से इस्लामाबाद में फॉरेन डिप्लोमेट्स जो मौजूद हैं उनको एक बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान इस ज़मीन में क्या कर रहा है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान का दूसरा कंसर्न अहम ये था कि कि बड़ी तादाद में जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स डायस्पोरा इन मुल्कों में जहाँ पे इस वक्त ये जंग का हालात दहक रहा है वहाँ मौजूद है, उनकी वेलबींग, उनकी एक लिहाज से अगर उनको कहीं वापसी का उनका कोई प्लान है, खासतौर पे ईरान में फंसे हुए स्टूडेंट्स, ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज थी कि जो पैरेलल हो रही थी, ठीक। और बड़ा टाइमली इन सारी चीज़ों को मैनेज किया गया।